देखिए, आज हम चर्चा करेंगे गुट निरपेक्षता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी इसमें के अंतर्गत सबसे पहले लेंगे शीत युद्ध। गुट निरपेक्षता की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि 1945 से लेकर 1989 तक विश्व 2 गुटों में बंटा हुआ था। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जा रहा था। तो विश्व की दोनों महानतम शक्तियाँ बड़ी 2 भीमाकार शक्तियों के बीच में एक संघर्ष चल रहा था। तो उस समय एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कुछ नव स्वतंत्र विकासशील जो राष्ट्र हैं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। वो न साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करना चाह रहे थे और न ही पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करना चाह रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में तो शीत युद्ध भी एक ऐसा प्रमुख कारक है जिससे भी 1 से 6 सितंबर 1961 को युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इन 3 बड़े नेताओं द्वारा मिलकर इस गुट निरपेक्षता की स्थापना की गई। क्योंकि शीत युद्ध के समय जो शीत युद्ध यानी एक जो तनावपूर्ण जो स्थिति थी, शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कभी वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 से लेकर 1989 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय विश्व में एक भय बना रहा, एक आतंक हो रहा है, विश्वास का दायरा बना रहा कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। और इस भय से बचने के लिए भी जो नव स्वतंत्र विकासशील राज्य, इसमें ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के, उन्होंने एक निर्गुट संगठन की स्थापना करने की सोची। इसके बाद में दूसरा है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। देखिए, इन देशों की मजबूरी थी, एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जो देश हैं जो अभी स्वतंत्र होते, ज़्यादातर देश हैं जिसमें बहुत ही गरीब राष्ट्र हैं ये, कि अगर हम लोग अमेरिका का समर्थन करेंगे, अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करेंगे तो सोवियत संघ हमसे नाराज़ हो जाएगा, और अगर हम साम्यवादी देश या साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ का समर्थन करेंगे तो अमेरिका नाराज़ हो। और ये दोनों महानतम शक्तियों से कोई देश इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो इनकी एक मनोवैज्ञानिक व्यवस्था भी थी, क्यों नहीं हम आपस में एक गरीब राष्ट्रों का, एक नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्रों का नाम के आधार पर एक संगठन बनाएं, इसका नाम निर्गुट संगठन। और देखिए, ये सत्य है कि 1961 में इसमें केवल 25 राष्ट्र थे और वर्तमान समय में कम से कम 120-22 राष्ट्र के लगभग इसमें निर्गुट संगठन के सदस्य थे। सैन्य गुटों से पृथक रहना, ये भी बिल्कुल सही है कि जैसे जून 1948 में अमेरिका द्वारा नाटो संधि की स्थापना की गई, 8 सितंबर 1954 के द्वारा अमेरिका द्वारा सीटो संधि के दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 8 सितंबर 1954 में दक्षिण पूर्वी एशिया में सीटो संधि का निर्माण किया। और इसके जवाब में सोवियत संघ ने 14 मई 1955 को वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया। ये सीटो संधि का एक जवाब था, नाटो और सीटो संधि का एक जवाब था। तो ये जो नव स्वतंत्र निर्गुट संगठन के जो देश हैं जिसका अग्रणी नेता भारत था, ये नए सीटो संधि, नए सेंटो संधि, नहीं वार्सा पैक्ट, किसी भी सैनिक गुट का या किसी भी द्विपक्षीय मामले में समझौता नहीं करना चाहते थे। ये किसी भी सैनिक गुट से अलग रहना ही इनकी एक नीति थी। तो ये भी एक निर्गुट। इसके बाद में अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। बिल्कुल, देखिए, इन देशों की एक मजबूरी थी, ये अभी स्वतंत्र हुए, ये नहीं चाहते थे कि दोबारा कोई साम्राज्यवादी ताकत उन पर शासन स्थापित करे। ये साम्राज्यवाद, जाति विभेद, उपनिवेशवाद की राजनीति से बिल्कुल अलग थी। तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि उन्होंने भुगता है, इन्होंने उस दौर को देखा है कि जब इंग्लैंड एक ऐसा राज्य जिसमें अधिकांश देशों का अपना साम्राज्य होता है, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, चेको सोवियत संघ के प्रभाव में, यूनान और टर्की पे भी अधिकार हुआ था। तो यानी कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन गुटों से पृथक रहने और अपने अलग स्वतंत्रता की नीति बनाए रखने के लिए, अपने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी ये लोग एक निर्गुट संगठन की स्थापना करना चाहते हैं। इसके बाद में स्वतंत्र विदेश नीति के, देखिए, हर राष्ट्र की एक अभिलाषा होती है कि वो स्वतंत्र रहे, उसकी राष्ट्र की एकता और अखंडता हमेशा बनी रहे, वो अपनी स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखे, और इसमें इनकी सार्थक भूमिका है। इसलिए स्वतंत्र, और देखिए इन्हीं के सहयोग से आगे चल के 1994 में नामीबिया स्वतंत्र हुआ, रोडेशिया को स्वतंत्र बुलाया,
कंबोडिया में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना, एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। किसकी देन? ये निर्गुण संगठनों की, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से इन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई कि जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं उनकी अखंडता, उनकी स्वतंत्रता हमेशा बनी रहे और वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सफल रहे। आर्थिक कारक, बिल्कुल सही बात है। इन राष्ट्रों की, ये जो नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र हैं, इनमें ज़्यादातर आज भी विकासशील राष्ट्र, इनकी एक विशेष मजबूरी ये थी कि आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर और पिछड़े, निर्धनता, बेरोजगारी, पिछड़ापन, ये इनकी मुख्य समस्या है। अशिक्षा इनके पास में, ये विकसित राष्ट्र कभी आज भी नहीं बन पाए। इनकी तो इनका ये था कि भाई क्यों न आपस में एक दूसरे का, क्योंकि आज अगर किसी विचारधारा, चाहे सोवियत संघ हो चाहे अमेरिका हो, अगर इनसे किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो इन पर एक दबाव बना रहता था और ये भय बना रहता था कि दोबारा से कभी इन साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन नहीं हो जाए। तो आर्थिक कारक भी एक बहुत बड़ी समस्या है गुटनिरपेक्षता की स्थापना होने के मायने। और गुटनिरपेक्षता, तो हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्षता को जो प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं, शीत युद्ध कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक तनावपूर्ण, एक भय और आतंक का जो दायरा रहा, उससे भयभीत होने के बाद में ये लोग उससे डर के भी एक निर्गुण संगठन की स्थापना करना चाहते थे। तो सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इस संगठन की स्थापना। मनोवैज्ञानिक व्यवस्था की देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इनकी एक मजबूरी थी कि किसी भी साम्यवादी या पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करना चाहते थे और एक अलग से सैनिक गुटों, किसी भी सैनिक गुटों या सैनिक संधियों से या द्विपक्षीय मामले में किसी प्रकार का ये समझौता करना ही नहीं चाहते थे और अपने पृथक अस्तित्व के लिए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखते हुए ये साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, जाति रहित और शोषण रहित ताकतों से दूर रहना चाहते थे। ये भी इनकी वजह, और लास्ट में आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये आज का ये टॉपिक है गुटनिरपेक्षता।